मिडिल ईस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट के बीच जापान की तरफ से प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव ये आया है कि जापान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी माइंस को हटाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि पहले ये जंग खत्म हो, सीज फायर हो, उसके बाद जापान मैरीटाइम डिफेंस भेजेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और समुद्र के नीचे से जो माइंस हैं उन्हें हटाएगा, माइंस स्वीपिंग करेगा। इस बात की पुष्टि खुद जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक टीवी प्रोग्राम में की है और ये प्रस्ताव तब आया है जब मानस हाल ही में जापान की पीएम सनाई टाकाइची अमेरिका गई थी और कल ही वो वापस लौटी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बातचीत भी हुई थी। अब बात करते हैं माइंस की। आपने फिल्मों में भी देखा होगा लैंड माइंस। माइंस दो तरह की होती हैं, लैंड माइंस और समुद्री माइंस। लैंड माइंस आपने फिल्मों में देखा होगा, ज़मीन के नीचे इन्हें बिछाया जाता है और कोई प्रेशर पड़ता है, वजन पड़ता है तो ये फट जाती हैं। उसी तरह से समुद्री माइंस भी होती हैं, इन्हें समुद्र के नीचे बिछाया जाता है और जब ये किसी ऑब्जेक्ट या प्रेशर के कांटेक्ट में आती हैं तो ये फट जाती हैं। मोटा मोटी जो समुद्री माइंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली जो तरह की समुद्री माइंस होती हैं वो ये होती है कि कोई शिप उनके कांटेक्ट में आती है तो फट जाती हैं। दूसरी तरह की जो समुद्री माइंस होती हैं वो थोड़ी शातिर टाइप की होती हैं, दूर से ही जहाज़ का इंजन जो है उसके प्रेशर को महसूस कर लेती हैं, वेव्स को, प्रेशर को महसूस कर लेती हैं और फट जाती हैं। तीसरी तरह की जो समुद्री माइंस होती हैं उन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी दूर बैठा व्यक्ति रिमोट से ही ब्लास्ट कर सकता है और ये फट जाएंगी। मोटा माटी इंटरनेशनल लेवल पर माइंस पर रोक लगाया गया है कि माइंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल करता रहा है। मानस, अब मानस हमें ये बताइए कि ये माइंस जो हैं वो शिप को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि ये जो समुद्री माइंस, इनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, 1 लाख रुपए के करीब होती है, लेकिन वही है ना कि दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अरबों के जो शिप्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ये कुव्वत रखती हैं। देखिए प्रगति, जो माइंस होती हैं, सबसे पहली चीज़ वो एक अंडर वाटर, हमें एकदम बेसिक समझे तो अंडर वाटर बम होता है एक। वो दो तरीके से वो नुकसान पहुंचाता है किसी भी जहाज़ को। पहले वो फटता है तो उसके एक्सप्लोजन की वजह से जहाज़ का नुकसान होता है, जहाज़ में पानी भरने लगता है। दूसरी चीज़ है कि अगर वो जहाज़ से कुछ दूरी पे भी फटा तो समुद्र में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं वाटर प्लूम। वो भंवर टाइप का बनता है पानी में और पानी को बहुत प्रेशर से एक निश्चित एरिया में ऊपर फेंकता है। उस पानी के प्रेशर की वजह से अधिकतर हम देखते हैं कि जब भी माइन अटैक होता है जहाज़ दो हिस्सों में टूट जाता है और उसके बाद उस जहाज़ पे बचना बहुत मुश्किल है। नेवल शिप्स जो होते हैं, जो नौसेना के जहाज़ होते हैं, उनके पास ये क्षमता होती है कि उनमें रेडार्स और उन्नत सेंसर हथियार लगे होते हैं, तो वो माइंस को डिटेक्ट भी कर लेते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। लेकिन मर्चेंट शिप्स के पास कोई आक्रामक क्षमता या कोई ऐसे हथियार नहीं होते, तो इस वजह से मतलब ये उनको लिए माइन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो तरीके से देखिए, माइंस बिछाने का तरीका बड़ा मतलब दिलचस्प है वो देखना। ईरान के पास जो तरीके हैं, ईरान के पास कई तरीके हैं। अंडर वाटर सबमरीन्स की बात होती है। ईरान ने अभी, आईआरजीसी ने कुछ वीडियोस वगैरह वो टाइम टाइम पे जो दिखाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से लेके तमाम जगहों पे, उसमें दिखाया था कि उनके आईआरजीसी की नेवी के पास अंडर वाटर सबमरीन्स हैं, पर्सनल कैपेसिटी वाली, सिंगल पर्सन उसमें जा सकता है। तो माइंस उस तरीके से ले की जाती हैं कि देखिए, तीन तरीके से लेइंग का भी तीन तरीका है। या तो आप जहाज़ से गिराएं माइंस को, प्लेन से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी जो स्थिति है, इसको देखते हुए और ईरान के पास जो एयर पावर है उसको देखते हुए ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी तरीका है कि एक अंडर वाटर आप बिछाएं, ज़मीन से लगभग जो समुद्र का जो तल है सबसे नीचे, वहाँ पे एक एंकर टाइप का, जो जहाज़ का लंगर होता है, उस टाइप से डाला जाता है और वो तैरती रहती हैं ऊपर। एक ये माइंस होती हैं। इसके अलावा फिशिंग बोट और छोटी छोटी जो नावें होती हैं, सबसे ज़्यादा ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से लगाई जाती हैं और उसके बाद डेडिकेटेड शिप्स होते हैं, कुछ नेवल जहाज़ों के माइन लेइंग शिप्स होती हैं, वो ये माइन को ले करती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माइन की डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, अब आप एक क्षेत्र में हो सकता है 10-15 माइन्स गिराओ तो शायद उतना नुकसान ना हो। माइन की डेंसिटी, जो माइन फील्ड होता है, मान लीजिए कि 10 बाई 10 के एरिया में अगर माइंस बिछाई गई हैं, तो उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा माइंस होंगी उस 10 बाई 10 के इलाके में, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ही ज़्यादा डेडली अटैक होगा। जो आप अभी बात कर रही थी कि इस पे रोक है, इस पे रोक इसलिए लगाई जाती है क्योंकि
सिर्फ नेवल जहाज़ ही पानी में ट्रैवल नहीं करते। मान लीजिए अगर आप किसी देश के साथ जंग में हैं तो आप उनके नेवल जहाज़ों को अटैक कर सकते हैं, ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। कमर्शियल जहाज भी होते हैं। लेकिन कमर्शियल जहाज़ भी उसी समंदर का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कमर्शियल जहाज़ पे आम सिविलियंस होते हैं जो अपना सामान लेके जा रहे हैं, जिनका किसी भी तरीके की कोई वॉर से कोई लेन देन नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रैवल करते हैं। तो इस वजह से इन पे रोक लगाई गई है। और मानस, जितनी आसानी से ये माइंस बिछाई जाती हैं, जैसा आपने बताया पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है, बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें हटाना उतना ही डिफ़िकल्ट है। चट्टान जैसी ये माइंस दिखती हैं, इसलिए और मुश्किल होती है इन्हें हटाना। तो जापान के पास ऐसी क्या तकनीक है? क्योंकि जब इस बारे में मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी तो ये भी उसमें लिखा था कि जापान के पास उम्दा तकनीक है। तो जापान के पास क्या तकनीक है और कैसे इन माइंस को हटाया जाता है? देखिए, माइंस को पहली बार डिटेक्ट करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हमने इंटरव्यू किया था नेवल कमोडोर विजयपाल सिंह रावत का, इंडियन नेवी में कमोडोर रहे हैं और वो माइन क्लियरेंस ऑफिसर ही रहे हैं। वो डाइवर थे, गोताखोर थे और ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में चलाया गया था, उस दौरान उन्होंने जो समुद्र में माइंस भिजाई थी एलटीटीई ने, उसको उन्होंने क्लियर किया था। तो वो हमसे बातचीत में वो ये बता रहे थे कि इनको ढूंढने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। एक तरीका है जो सोनार की तरंगे जाती हैं, जो हर नेवल जहाज़ पे होती हैं। सोनार की तरंगे, रेडार एक तरीके का होता है, वो तरंगे छोड़ता है। अगर तरंगे वापस टकरा के वापस आ जाती हैं तो आप उस जितनी दूरी पे वो टकरा के वापस आई, आप उससे अंदाज़ा लगाते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, डेंसिटी कितनी है। लेकिन अगर वो तरंगे सीधी चली गई, वापस नहीं आई, तो ऐसा समझते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं है। इस तरीके से शिप्स आगे बढ़ती है। लेकिन पानी के अंदर सोनार वेव्स बहुत उतनी प्रभावी नहीं रहती। जितनी ज़्यादा आपकी उन्नत सोनार होगा, उतनी ज़्यादा आपके ये डिटेक्शन प्रभावी होगा। जापान के पास जो तकनीक है, जापान ने पिछले कई दशकों से अपनी जो टेक्नोलॉजी है, आपने देखा होगा दुनिया भर के जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसमें मित्सुबिशी एक जापान की कंपनी है, उसका पार्ट ज़रूर यूज़ होता है। तो जापान इस तरह की चीज़ें बनाता है, नए-नए इनोवेशंस करता रहता है। सोनार तकनीक में उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। खास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पर काम किया है। जो डिफेंस था जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अधिकतर डिफेंस उनका अमेरिका के ज़िम्मे है। अमेरिका उनका डिफेंस देखता है, फ़ौज और तमाम डिफेंस बजट, स्पेंडिंग, सारी चीज़ें। तो इस वजह से जापान को ये मौका मिला कि वो इनोवेट कर सके अपने देश में। और आप देखेंगे जितनी भी तकनीकें होती हैं, सोनार सबसे स्टैंडर्ड तकनीक है किसी भी माइन को ढूंढने की। अब इसके अलावा नेवल शिप्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए माइन मिल भी गया, उनको हटाना जितना आसान उनको लगाना है, माइन लेइंग जो कहते हैं, जितना आसान उनको लगाना है, उनको डी माइनिंग करना उतना ही मुश्किल है, खासकर समुद्र के मामले में। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो अगर आपको दिख भी गया तो वो किस तरीके की माइन है आपको पहले ये पता करना होगा। देखिए, 2-3 तरीके की माइन होती है। एक तो कॉन्टैक्ट से, जैसा आपने बताया कि फट जाती हैं। दूसरा होती है एक बॉयर्ड माइन कहते हैं। मतलब वो बॉयर्ड माइन समुद्र तल से 5-10 मीटर जो सी लेवल है, पानी का स्तर है, उससे 10-15 मीटर नीचे रहती हैं और ऊपर वो एक एंकर के ज़रिए तैरती रहती हैं। अब उनको जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे तो वो फटने का डर है। तो अब उनको हटाने के लिए क्या किया जाए, तो नेवल जहाज़ों में हथियार होते हैं। तो वो जानबूझ के वो कांटेक्ट पैदा करते हैं, उन पे गोलियाँ चलाना। और ये बड़े कैलिबर की बंदूकें होती हैं, बड़ी-बड़ी गोलियाँ होती हैं जिनमें, वो नेवल गन्स होती हैं, वो फायर करना ताकि वो खुद से एक्सप्लोड हो जाए। उनको ऐसे क्लियर करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका अभी तक किसी भी दुनिया के देश की नेवी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी माइन स्वीपर्स नाम के जहाज़, और एक जो एकदम क्लियर जो नेवल जहाज़ होते हैं उनको माइन स्वीपर्स या माइन हंटर्स कहते हैं। सारी दुनिया की नेवीज़ के पास ये हैं भी नहीं, क्योंकि ये तकनीक वर्ल्ड वॉर में खूब इस्तेमाल होती थी। हिटलर खूब माइन्स ले करते थे, उनकी जो नेवी थी जर्मनी की, यू बोट्स उनकी जो पनडुब्बियाँ थी, वो खूब माइन्स ले करती थी। लेकिन इस माइन फील्ड ने वर्ल्ड वॉर में एलाइज़ पावर जो थी, अमेरिका, ब्रिटेन आदि ये जो पावर्स थी, इनको बहुत भारी नुकसान पहुँचाया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें आप, तो वहाँ का जो एरिया है 35 से 40 किलोमीटर का जो एक पैच है बीच का, वहाँ पे अगर ईरान माइंस बिछा रहा है तो वहाँ से जहाज़ों को निकलने के लिए कहीं न कहीं अपना इंजन वो तेज़ करते हैं। जहाँ वो माइन वाइब्रेशन, कहीं भी हल्की सी वाइब्रेशन भी उनको पकड़ में आई, वो फटना शुरू हो जाती हैं। और अगर एक माइन फटी तो उसके आसपास लगी कई माइन्स फटेंगी। जापान क्या करता है, जापान 2 तरीके की चीज़ों से डिटेक्ट करता है इनको। पहला तो सोनार, जैसा हमने बात की। दूसरा एक हीट से सीकिंग वो है कि एक माइन में कम से कम 100 से 300 किलो के आसपास बारूद होता है। इसीलिए आपने कहा कि उसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 लाख रुपए, 2 लाख, मतलब बहुत सस्ते में सस्ता हथियार है, लेकिन बहुत प्रभावी है। जापान हीट सीकिंग करता है और डेंसिटी सीकिंग करता है कि पानी की एक डेंसिटी है, एक घनत्व है जो पानी का, वो बराबर है। उसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है
जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, संभवतः वो माइंस हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो माइन ही हो, कुछ और भी हो सकता है वो बीच में, लेकिन बहुत चांस होते हैं कि वो माइन ही हो। उसके बाद जापान वहाँ पे अगर आप डिटेक्ट हो गई तो आपके पास तरह तरह के तरीके होते हैं नेवी में उसको डिस्ट्रॉय करने के, उनको क्लियर करने के। डेडिकेटेड डाइवर्स होते हैं ऐसे प्रगति, जो माइन क्लियरेंस में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, हमारे इंडियन नेवी में भी हैं। वो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और माइंस को क्लियर करते हैं। इसीलिए अभी भी आप देखेंगे समुंदर के किनारे दुनिया के कई ऐसे जो बीचेस हैं उस पे कई जंग लगी हुई और पुरानी माइंस कभी कभी बह के आती हैं, क्योंकि वो इतनी पहले की लेकी हुई माइंस हैं कि उनको कभी हटाया नहीं गया। और उसके बाद जब तक वो टूट गई, अपने जो चेन बंदी होती है, जब तक वो उससे अलग हो गई तो फिर वो इसके पास आ गई, तट के पास आ जाती हैं। जापान ने 2 चीज़ों पे बहुत अच्छा काम किया, एक अपनी सोनार तकनीक, एक अपनी हीट सीकिंग और एक डेंसिटी सीकिंग। ये बहुत एक नई चीज़ है कि वो डेंसिटी का पता करते हैं पानी में। और माइंस को लेकर इन्हीं तमाम खतरों के बीच 10 मार्च को ट्रुथ सोशल पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्ट किया था और ईरान को चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्र के नीचे माइंस अगर ईरान बिछाता है तो बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई उसे झेलनी पड़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो पैसेज है, 33 किलोमीटर का वो पैसेज जहाँ से दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल पास होता है। और ऐसे में ये ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल शिप्स और नेवल शिप्स गुजरती हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये पैसेज सेफ़ रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो देशों से भी अपील की थी कि वो आए, युद्धपोत भेजें और इस पैसेज को सुरक्षित करें, लेकिन नेटो देशों ने इनकार कर दिया था। और इस बीच जापान की तरफ से ये प्रस्ताव आया है। तो ये रही तमाम अपडेट। इस अपडेट पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जानकारी दे रहे थे मानस, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।